तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। कैरियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ डेली करंट अफेयर्स का नया लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 26 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट, ज़रूरी अनाउंसमेंट कि आपको आज या कल में आपको नए बैच की अनाउंसमेंट आपको कर दी जाएगी। और जो मंडे से स्टार्ट होगा नया बैच, उसमें आपको केमिस्ट्री, उसके साथ साथ फिजिक्स और जो रीजनिंग है, और उसके साथ साथ एक जो और सब्जेक्ट है यानी कि जियोग्राफी, उसके भी आपको नए टीचर से लेक्चर्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो मंडे से हम ये लेक्चर सीरीज एक तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए अनाउंसमेंट आपको आज या कल में दे दी जाएगी। तो थैंक यू। चलिए आज का लेक्चर अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहला अफेयर है नेशनल अफेयर। तो नेशनल अफेयर में क्या कह रहा है कि वो हर्षवर्धन है, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, वो क्या है, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है और फैमिली वेलफेयर है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने रिलीज़ की है एनुअल टीबी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल टीबी डिवीज़न 14% राइज इन टीबी पेशेंट इन 2019। तो क्या है कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि उसने क्या है कि जो एनुअल टीबी रिपोर्ट है, जो इस 2020 के नाम से जिसको जाना जाता है, उसमें क्या निकल कर आया है नया, उसमें ये निकल कर आया है कि जो 14% जो केसेज वगैरह हैं टीबी के पेशेंट्स में, वो राइज हुए हैं। 14% टीबी पेशेंट राइज हुए हैं 2019 में। तो इसने डॉक्टर हर्षवर्धन और जो इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने आपस में मिलकर के क्या है जॉइंट लॉन्च किया है, जो एनुअल इंडिया टीबी ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020। तो इन्होंने क्या किया, जो थ्रू जो वर्चुअल इवेंट है उसके थ्रू ये रिलीज़ किया है सेंट्रल टीबी रिपोर्ट। सेंट्रल टीबी डिवीज़न है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक डिवीज़न है जिसका नाम है सेंट्रल टीबी डिवीज़न। तो उसने ये रिपोर्ट तैयार की थी और उसको लॉन्च किया है हर्षवर्धन जी और उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट अश्विनी कुमार चौबे ने। तो इसके फीचर्स वगैरह क्या क्या हैं, इस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है, उसमें ये देख लेते हैं। इसमें ये बताया गया कि फर्स्ट टाइम तो सीटीडी है, यानी कि सेंट्रल टीबी डिवीज़न है, उसने इंट्रोड्यूस किया है क्वार्टरली रैंकिंग ऑन टीबी एलिमिनेशन एफर्ट्स बाय ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया में, उन सब की एक तरह से रैंकिंग की है। क्वार्टरली का मतलब हो गया हर जो 3 महीने में एक रैंकिंग, इनकी 3 महीने के हिसाब से एक रैंकिंग की गई है हर स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की। तो उसमें जो है एक तरह से की, ताकि किसने कितना क्या मतलब एलिमिनेट टीबी को एलिमिनेट करने के लिए कितना कुछ प्रयास किया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि नेक्स्ट स्लाइड क्या करिए, नेक्स्ट स्लाइड में है कि इट शुड बी नोटेड दैट द सस्टेनेबल गोल ऑफ एरेडिकेटिंग टीबी ग्लोबली इज 2030 बट द इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड टू अचीव द टारगेट इन द कंट्री बाय 2025। ये कह रहा है कि भाई मतलब जो गोल है जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दिया गया है पूरे वर्ल्ड में कि भी टीबी को कब तक ख़त्म करना है, वो है 2030 तक का। और जो इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कमिट करने के लिए एक टारगेट, खुद का अपना टारगेट बनाया हुआ है, वो है 2025। तो यानी कि इंडिया गवर्नमेंट कह रही है कि जो वो कमिटेड है टू अचीव इट्स टारगेट, तो वो अपना टारगेट अचीव कर लेगी 2025 तक। तो 2025 तक वो टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देगी इंडिया से। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का क्या है, जो एक तरह से टारगेट है, एक तरह से उन्होंने इसके ऊपर कमिटमेंट कर रखी है। नेक्स्ट है इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट्स विद मोर देन 50 लाख पॉपुलेशन। तो ऐसे स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है, उसमें गुजरात हैज़ बिन रैंक्ड द फर्स्ट, गुजरात को फर्स्ट रैंक मिली है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश एट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन फॉर एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। तो हमने पिछले स्लाइड में ये पढ़ा था कि मतलब जो सीबीटी है उसने क्या किया है कि एक मतलब रैंकिंग वगैरह जारी की है, क्वार्टरली बेसिस पे वो जारी कर रही है रैंकिंग। तो उसमें फर्स्ट स्टेट पर जो मतलब जो स्टेट लार्जेस्ट स्टेट की कैटेगरी में आते हैं जिसमें 50 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, उसमें गुजरात ने टॉप किया है और उसके बाद आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आते हैं सेकंड और थर्ड प्लेस पे एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। और उसके बाद क्या है, नियरली कंप्लीट ऑनलाइन नोटिफिकेशन ऑफ टीबी पेशेंट्स हैव बीन अचीव्ड थ्रू द निक्षय सिस्टम। तो निक्षय सिस्टम एक बनाया गया है, प्रणाली बनाई गई है, इसमें जो टीबी के रोगी हैं उनको क्या गया, उनकी जो पूरी तरह से क्या की जाएगी, ऑनलाइन ट्रीटमेंट नोटिफिकेशन उनके क्या मिल जाएगी, अधिसूचना एक तरह से प्राप्त कर सकते हैं वो जी भी, क्या कुछ उसमें नया नया चेंजेस आए हैं। तो ये टीबी की रिपोर्ट जो जारी की गई है सीबीटी के द्वारा, इसमें ये बताया गया है। और जो निश्चय स्कीम है उसका क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, जो नी का मतलब हो गया एंड,
और क्षय का मतलब हो गया टीबी, तो क्षय रोग कहते हैं इसको। तो क्षय निक्षय का मतलब हो गया कि टीबी को ख़त्म करना है। तो इसको क्या है, एक वेब पोर्टल, एक तरह से पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है फॉर टीबी कंट्रोल अंडर द एनटीईपी। तो एनटीईपी क्या है, एनटीपी इज डेवलप्ड मेंटेन्ड बाय सीटीडी। तो सीटीडी के द्वारा ये किया जाता है इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी। तो एनआईसी के साथ साथ मिलकर के और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंट्री ऑफिस है यानी इंडिया का जो ऑफिस है वर्ल्ड WHO का, उसके साथ मिलकर के सीटीडी ने और जो एनआईसी है उसने ये एक पोर्टल डेवलप किया है ताकि जो पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको एक तरह से आगे बढ़ावा दिया जा सके और इसको जो हमारा गोल है 2025 तक इसको एरेडिकेट करने का टीबी को, वो फुलफिल किया जा सके। तो स्टैटिक न्यूज़ जान लेते हैं यहाँ पे। वर्ल्ड ट्यूबिकुलोसिस डे कब होता है? मार्च 24 2020 को हुआ था। अभी इस साल का वैसे होता है मार्च 24 को होता है हर साल। इस साल की थीम क्या थी? इट्स टाइम। तो इट्स टाइम क्या थी? इस साल की थीम थी कि भी अभी समय आ गया है टीबी से अच्छे से लड़ने का। नेक्स्ट टीबी कैंपेन क्या है इंडिया में? टीबी कैंपेन, टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो टीबी हारेगा तभी देश जीतेगा। तो ये है हमारा कैंपेन। नेक्स्ट पर लेते हैं। नेक्स्ट नीति आयोग की न्यूज। नीति आयोग ने क्या कहा है? नीति आयोग एंड आईटीएफ ने लॉन्च किया है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो नीति आयोग के साथ मिलकर के आईटीएफ ने एक तरह से क्या है, डीकार्बोनाइजेशन यानी कि जो कार्बन निकलते हैं एक तरह से, हम ट्रांसपोर्ट वगैरह में देखते हैं काफ़ी सारा धुआं वगैरह निकलता है, उससे क्या है उसको कम करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इंडिया में लेकर आ रही है नीति आयोग और जो आईटीएफ है, उन दोनों मिलकर के एक तरह से लेकर आ रही हैं। तो 24 जून को जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है आईटीएफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि ओईसीडी एक क्या है एक तरह से, और ओईसीडी एक संगठन है जो कई सारे देशों का, तो उसका एक पार्ट है एक तरह से। कौन है? जो आईटीएफ है यानी कि इंटरनेशनल जो ट्रांसपोर्ट फोरम है। तो उसने दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। तो डीटीई प्रोजेक्ट इसका नाम है, पूरा नाम है डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। तो ये प्रोजेक्ट इंडिया में लॉन्च किया गया है। आईटीएफ सेक्रेटरी कौन है? जनरल योंग टेई किम। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत का है कौन है? सीईओ है नीति आयोग के। तो इन्होंने दोनों ने इनॉग्रेशन किया है, इसको लॉन्च किया है एक तरह से। तो नीति आयोग का क्या है? सीईओ अमिताभ कांत है। आईटीएफ के सेक्रेटरी हैं जनरल ताइकिन। और मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज है वो कौन है? नितिन गडकरी जी। तो नितिन गडकरी जी हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं। नेक्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है कि जो जितेंद्र सिंह है, जितेंद्र सिंह कौन है हमारे? जितेंद्र सिंह है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के। तो ये नॉर्थ ईस्ट के क्या है डेवलपमेंट के लिए इंचार्ज बनाए गए हैं एक तरह से। तो जितेंद्र सिंह ने इनोग्रेट किया है पुनेजा ब्रिज कहाँ है, और जो देविका ब्रिज है, 2 ब्रिज इन्होंने जम्मू कश्मीर में क्या किए हैं? इनोग्रेट किए हैं। तो ये दोनों ब्रिज का इम्पोर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज। तो ये दोनों कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। पूरी न्यूज़ क्या है कि जो 24 जून 2020 है, तो 24 जून 2020 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहाँ के? इंडिपेंडेंट चार्ज हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पीएमओ के, या फिर और उसके साथ साथ जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस है, उसके भी क्या है? जितेंद्र सिंह क्या है? पीएमओ एक तरह से मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो उन्होंने इनोग्रेट किया जम्मू कश्मीर में पुनेजा ब्रिज इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में पुनेजा ब्रिज पड़ता है। और जो देविका डिस्ट्रिक्ट है, देविका ब्रिज है, वो कहाँ पड़ता है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, और है वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर यानी कि इन्होंने ऑनलाइन क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको क्या है जो ब्रिजेज हैं दोनों उनको इनोग्रेशन किया एक तरह से। तो ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से ये आर्मी का ही एक डिवीज़न है। उसमें क्या है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक तरह से जो बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर है चारों तरफ, तो उस पर उसके आसपास जो भी रोड वगैरह बनाने होते हैं तो वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आता है और ये आर्मी के अंतर्गत आता है। तो इसने BRO ने इसको बनाया है पुनेजा ब्रिज और जो देविका ब्रिज है दोनों को। तो मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि नेक्स्ट न्यूज़ कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भी देख लेते हैं एक बार। तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और कैपिटल है जम्मू, विंटर की जम्मू है, और श्रीनगर कहाँ है? समर की कैपिटल है। नेक्स्ट है जो MSDE एंड IBM है, उन्होंने दोनों ने ज्वाइन कर लिया, हैंड ज्वाइन कर लिया, ताकि वो लॉन्च कर सकें स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट एंड स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप। तो एक तरह से ये क्या है स्किल के ऊपर जो इनोवेशन कैंप वगैरह लगा रहे हैं, ये उसके ऊपर इन्होंने आपस में क्या है ज्वाइन हैंड किए हैं और इसको जो ये कैंपेन है एक तरह से इसको लॉन्च किया है।
तो 24 जून की एक खबर है, 24 जून को इन्होंने लॉन्च किया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, तो डीजीटी है किसके, एंड अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेज, यानी MSDE का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेज। तो उनके अंडर क्या है, जो जनरल डायरेक्टर जनरल है ट्रेनिंग के। और जो टेक्नोलॉजी जाइंट है IBM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये कॉरपोरेशन, तो इनका है, इन्होंने इंडिया, इनका जो इंडिया पार्ट है यानी कि तो IBM इंडिया है प्राइवेट लिमिटेड, उसने जॉइंट किया है, जॉइंटली क्या किया है, एक फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्किल बिल्ड रिग्नाइट, और दूसरा क्या है, स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप। तो ये दो इन्होंने एक तरह से लॉन्च किए हैं डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। तो इनको क्यों क्यों ज्वाइन किया इनको ने, क्योंकि ये प्रोवाइड करना चाहते हैं न्यू रिसोर्सेज टू जॉब सीकर्स एंड बिजनेस ओनर्स इन इंडिया थ्रू भारत स्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो एक भारत स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू क्या करना चाहते हैं ये, कि भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब सीकर हैं जो, वो नए नए रिसोर्सेज पा सकें और जो स्किल्स हैं उनको डेवलप कर सकें और भी अच्छे से डेवलप कर सकें। ताकि इसके लिए क्या किया गया है, 2 प्लेटफॉर्म्स जारी किए गए हैं, स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट और स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप। तो ये IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड और जो MSDE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेज हैं, उसने दोनों ने ये लॉन्च किया है मिलकर के। तो इसमें क्या है, कह रहा है कि जो MSDE है और IBM है, उन्होंने दोनों ने ये लॉन्च किया है। तो MSDE का एक बार जा लेते हैं, उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और कैबिनेट मिनिस्टर इसके महेंद्र नाथ पांडे। तो ये है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेज है। नेक्स्ट उसमें क्या कह रहा है कि जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी रसिया, चाइना और इंडिया के बीच में, ट्राइलेटरल जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो होस्ट की गई थी मॉस्को में रसिया के द्वारा। तो ये रसिया के द्वारा होस्ट की गई थी। 23 जून को यहाँ पे रसिया, इंडिया, चाइना जो RIC फॉरेन मिनिस्टर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड की गई थी फॉलोइंग द क्रॉस बॉर्डर क्लैश बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज़ ट्रूप। तो जो इंडिया और चाइनीज़ ट्रूप के बीच में एक तरह से जो क्लैश हुआ था अभी 15-16 जून के आसपास, तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ 23 सैनिक के आसपास इंडिया के शहीद हो गए थे और उनके भी इंडिया की आर्मी ने उन चाइनीज़ के सैनिकों को भी मार गिराया था। 40-45 के आसपास उन्होंने उनके सैनिकों को भी मार गिराया था। तो ये क्या हुआ था, जो गलवान वैली है उसमें लद्दाख में ये जो घटना घटी थी और उसमें 20 से 23 आर्मी के मेंबर जो शहीद हो गए थे इंडिया के। और इट वाज द बिगेस्ट एवर कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू साइड्स आफ्टर ए गैप ऑफ 45 ईयर। तो ये जो 1962 के आसपास इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया जो चाइना का वार हुआ था 1967 में भी हुआ था। तो उसके बाद से काफ़ी 45 साल के बाद लगभग क्या है ये आपस में क्लैश हुआ है, उससे बीच में कोई क्लैश नहीं हुआ था। तो इसमें इधर कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा होस्ट की गई है, जो रसिया है मॉस्को उसके द्वारा हासिल की गई है। तो मॉस्को क्या है, रसिया की राजधानी है। फ्रॉम इंडियन साइड से कौन गए थे, मिनिस्टर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, वो पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। और चाइनीज साइड से कौन किया था, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, वांग यी। और रशियन साइड से जो मिनिस्टर हैं फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहते हैं जिसको, तो वो थे सर्गेई लावरोव। तो ये वहाँ थे, रसिया से थे जो मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने ये तीनों ने क्या किया था, एक तरह से जो वर्चुअल मीट है उसको एक तरह से ऑर्गेनाइज किया था। वर द अदर 2 पार्टिसिपेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, तो क्या है कि इंडिया से हो गए अपने सुब्रमण्यम जयशंकर, चाइना से वांग यी और रसिया से सर्गी लावरोव। तो ये तीनों उन्होंने कॉन्फ्रेंस एक तरह से की थी वहाँ पे। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि रसिया हैज़ अर्ज बोथ द कंट्रीज टू रिजोल्व द बॉर्डर रो थ्रू टास्क मतलब कि कह रहा है कि भी चाइना और इंडिया को दोनों को कहा रसिया ने कि आप आपस में बातचीत करके इस जो मुद्दा है बॉर्डर वगैरह का इशू का, इसको आप सुलझाओ और इसमें कोई ज़्यादा इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप खुद आप आपस में बातचीत करके इसको सुलझा सकते हैं। नोटेबली 22 जून को 2020 को क्या था, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रसिया गए थे ऑन ए 3 डे विजिट टू अटेंड ए मिलिट्री परेड। तो मिलिट्री परेड थी रसिया में 22 जून को उन्होंने वो गए थे, राजनाथ सिंह जो हमारे क्या हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने वहाँ पे परेड मिलिट्री परेड ज्वाइन की थी 24 जून को टू कमेंस द 75th एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री ऑफ रसिया इन रशियन पीपल इन सेकेंड वर्ल्ड वार। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें क्या था कि मतलब तकरीबन 75 साल पहले जो वर्ल्ड वार हुआ था सेकेंड, उसमें रसिया की जीत हुई थी। तो उसको विक्ट्री को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए रसिया जो जून 24 को क्या मनाता है, एक 75th वर्ल्ड एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री ऑफ रशियन पीपल मनाई थी उसने। तो उसमें जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह वो रसिया गए थे और वहाँ पे उसको परेड को अटेंड किया था। रसिया के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीरोविच पुतिन, यानी कि इसको व्लादिमीर पुतिन भी शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है,
नेक्स्ट है चाइना के बारे में। चाइना के बारे में क्या है, कैपिटल क्या है इसकी, बीजिंग है, और करेंसी क्या है इसकी, रेनमिनबी है, और प्रेसिडेंट क्या है, शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। करेंसी है रेनमिनबी, ठीक है। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो कोविड-19 है वो वाइड स्प्रेड हो चुका है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। तो जो एजुकेशनल डिवाइड उसने कर दिया कि काफ़ी जगह पे क्या है, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अभी आपने कल ही न्यूज़ में भी देखा होगा कि भी जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं सीबीएसई के हो गए, आईसीएसई के हो गए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको बंद कर दीजिए। जो भी एग्ज़ाम्स बचे हुए थे उन सबको उसमें पास कर दीजिए बच्चों को, और आपका रिजल्ट है जो वो सरकार ने भी कह दिया है कि मतलब जुलाई के अंत तक क्या कर देंगे, जो 10th और 12th का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा सीबीएसई का। तो इसमें क्या कहा है, 23 जून को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है कि यूनेस्को ने एक ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की थी। तो ये जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट टीम है वो लॉन्च की थी 2020 की रिपोर्ट उसमें की गई थी, ऑन इंक्लूजन एंड एजुकेशन, ऑल मीन्स ऑल। तो ये इनकी जो क्या थी, इसकी स्कीम एक तरह से थीम थी कि भी इंक्लूजन एंड एजुकेशन, रिपोर्ट ऑन इंक्लूजन एंड एजुकेशन, ऑल मीन्स ऑल। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एक्सेसिंग द प्रोसेस टुवर्ड द सस्टेनेबल गोल्स फॉर ऑन एजुकेशन एंड अदर एसडीजी एजेंड्स रिलेटेड टू एजुकेशन। तो क्या है कि जो मतलब यूनाइटेड नेशन ने 15 साल का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह ये निकालती है। तो ये जो 2015 में निकाले थे उसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 4 था, उसमें एजुकेशन के ऊपर या फिर उसके जो भी अदर उसके एजुकेशन से रिलेटेड हुए एजेंडेज हैं तो उनके ऊपर क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह बनाए गए थे। तो उसकी प्रोग्रेस को रिपोर्ट करने के लिए ये रिपोर्ट यूनेस्को ने जारी की है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो यूनेस्को है उसका डायरेक्टर जनरल कौन है, ओद्रे ओजुले हैं, और हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है पाकिस्तान रिमेन्स इन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फॉर ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में जैसे कि पाकिस्तान को काफ़ी समय से डाला गया है जो FATF है यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो उसमें अभी दोबारा से उसने क्या कर दिया कि ग्रे लिस्ट में ही रखा है, उसको वहाँ से निकालना नहीं है। तो 24 जून को ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसकी थर्ड और फाइनल क्या थी, प्लेनरी मीटिंग थी अंडर द चाइनीज़ प्रेजिडेंसी ऑफ सियांगमिन लियू। तो सियांगमिन लियू क्या थे, इसकी प्रेसिडेंसी अभी इसके पास किसके पास है, चाइनीज़ के पास है, सियांगमिन लियू के पास। और ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म, तो उन्होंने क्या कहा, तो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट में ही रखा है टिल अक्टूबर 2020। तो इनको 2020 तक क्या रखा है, जो ग्रे लिस्ट है उसी में रखा है। और जो क्यों रखा है, क्योंकि फॉर फेलिंग टू प्रोसिक्यूट एंड पेनलाइज टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन द कंट्री बिफोर द डेडलाइन फिक्स्ड बाय FATF। तो क्या है कि FATF ने एक डेडलाइन फिक्स की थी, तो उसके तहत अगर उनको क्या करना था कि जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह उसमें फंडिंग वगैरह जा रही है तो उसको रोकना था, और उन टेररिस्ट जो वो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर लगाम लगानी थी। लेकिन उसमें क्या रहा, पाकिस्तान में विफल रहा, तो इसलिए उसको दोबारा से ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि जो जर्मनी है, जर्मनी विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ FATF फ्रॉम जुलाई 2020 फॉर ए ईयर। तो क्या है कि एक साल के लिए इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है जो FATF है, तो अभी चाइनीज़ की चल रही है, तो जर्मनी की अगली जो प्रेसिडेंसी होगी मतलब जुलाई से होगी, और वो एक साल के लिए होगी। उसको अभी नेक्स्ट होगा प्रेसिडेंट जो वहाँ पे जो होगा जर्मनी होगा। तो अभी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। ग्रे लिस्ट में कंट्रीज ऑन द ग्रे लिस्ट विल हैव डिफिकल्टीज इन गेटिंग फाइनेंशियल एंड फ्रॉम एड है, जो एड है, सहायता है, फाइनेंशियल एड यानी कि पैसों वगैरह की जो सहायता है वो प्राप्त करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है किसको, जो भी कंट्रीज़ ग्रे लिस्ट में आएंगी। तो उसमें कहाँ से जो IMF से हो गया या वर्ल्ड बैंक से हो गया या फिर क्या है जो IDB है, यूरोपियन यूनियन है, तो इन बैंकों से क्या है कि अगर मान लो कोई ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री है तो उसमें जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, IDB है, वो उसको क्या है उनको जो वहाँ से फाइनेंशियल एड प्राप्त करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, डिफ़िकल्टीज होती है, क्योंकि ये लिस्ट वगैरह में पहले ही बताया जाता है कि आपको या तो इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के खिलाफ क्या लो, एक्शन लो, वरना आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा और आपको जो एड वगैरह मिलती है वो बंद कर दी जाएगी आपको या कम कर दी जाएगी। तो इंक्लूजन इन ग्रे लिस्ट सर्व्स एज ए क्या है वार्निंग दैट कंट्री में एंटर ब्लैक लिस्ट। तो क्या एक ब्लैक लिस्ट भी है, ब्लैक लिस्ट का मतलब इसमें क्या है, इसमें थोड़ी कम मिलती है और काफ़ी मुश्किल से फाइनेंशियल एड मिलती है ग्रे लिस्ट में अगर कोई कंट्री है। लेकिन अगर कोई ब्लैक लिस्ट में कंट्री है तो उसको फाइनेंशियल एड बिल्कुल बंद कर दी जाती है, कहीं से भी इसको फाइनेंशियल एड नहीं मिलती है जब तक वो क्या है अपना जो उसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है और
मतलब उसमें कुछ सुधार नहीं आता है उनकी एक्टिविटीज़ में, तो तब तक उसको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। तो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज आर पुट इन ब्लैक लिस्ट, तो जो मतलब क्या है कि सहायता नहीं करती, एक तरह से सहकार नहीं करती, आपस में कोऑपरेट नहीं करती पूरे दुनिया के साथ, और जो टेररिस्ट हैं उनको फंडिंग वगैरह करती रहती है और उनकी जो फंडिंग है उसको रोक भी नहीं पाती है, तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या है, जो कंट्रीज नॉर्थ कोरिया है जैसे कि और ईरान है, वो ब्लैक लिस्ट के अंडर है, तो उनको बिल्कुल भी कहीं से भी वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ADB हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, वहाँ से कहीं से भी उनको कोई भी फाइनेंशियल एड नहीं मिलती है। तो अगर पाकिस्तान को नेक्स्ट ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया तो उसको कहीं से भी कोई भी हेल्प नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि जो इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसमें कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी क्या कर सकती है, श्रिंक कर सकती है 4.9% के रेट से 2020 में, और ग्लोबल इकोनॉमी कर सकती है 4.9% के जो रेट है उससे। IMF ने ये क्या है अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी की है जून 2022 की अपडेट, ए क्राइसिस लाइक नो अदर एन अनसर्टेन रिकवरी। तो ये क्या है, इसकी थीम है एक तरह से, जो अभी इन्होंने रिपोर्ट जारी की है 2020 की जो अपडेट है एक तरह से जून में इन्होंने IMF ने जारी की है। तो इस फ्लैगशिप इसका क्या है, जो IMF का एक फ्लैगशिप की रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो उसमें इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इंडियन इकोनॉमी क्या कर सकती है, बिग 4.5% का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है और इट विल कम डाउन टू ए हिस्टोरिक लो। तो ये हिस्टोरिक लो आ सकती है कि आज तक इंडियन हिस्ट्री में कहीं भी इतना लो नहीं आया है और अभी इतनी लो आ सकती है। तो ये IMF ने जारी किया है रिपोर्ट, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो जारी किया है। तो हिस्टोरिकल डेडलाइन विल बी द लोवेस्ट सिंस 1961, तो सबसे कम अब तक कब आया था, 1960 में आया था। हिस्टोरिकल डेडलाइन आई थी, डिक्लाइन जो आई थी ड्यू टू कोरोना वायरस, इट्स प्रिवेंशन मेजर, स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या है कि अभी क्या आई है, विल बी द लोवेस्ट लेवल सिंस 1969, तो 1961 के बाद अभी सबसे लोवेस्ट डिक्लाइन आई है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे सबको पूरे इंडिया में क्या कर दिया गया था, लॉकडाउन कर दिया गया था, और सारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, जो वर्कर्स हैं, सभी को क्या कर दिया था, एक तरह से बंद कर दिया कि भी आप सभी अपने अपने घरों में रहो, कोई फैक्ट्री नहीं खुलेगी, क्योंकि कोरोना वायरस काफ़ी खतरनाक वायरस है और आपको भी अपने घर में रहना चाहिए आपको, ताकि आप कोरोना वायरस से बच सके, अपने परिवार को बचा सके और अपनी सोसाइटी को कोरोना वायरस से बचा सके। तो इसमें क्या गया, एट द सेम टाइम IMF हैज़ रिपोर्टेड ए ग्लोबल ग्रोथ रेट ऑफ नेगेटिव 4.9% इन 2020। तो इंडिया की तो इन्होंने कह दिया कि 4.5% से जो क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, गिर सकती है, और लेकिन इसने वर्ल्ड की भी जारी किया, तो वर्ल्ड में कितना कहा इन्होंने कि 4.9 की जो नेगेटिव 4.9 है उससे क्या करेगी, जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में रहेगी और 4.9% रहेगी। तो इसमें IMF के बारे में जान लेते हैं। IMF का कौन है, जो एक तरह से फाउंडेड किया गया था 27 दिसंबर 1945 को, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में। मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन, क्रिस्टीना जॉर्जिवा, और चीफ इकोनॉमिस्ट इंडिया की हैं गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ क्या है, इंडिया से हैं, ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। क्रिस्टीना जॉर्जिवा कौन है, इसकी MD हैं, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, रिपब्लिक ऑफ माली ग्रांट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 500 मेगावाट सोलर पावर एट टू NTPC। तो क्या है कि जो रिपब्लिक ऑफ माली है, यानी माली जो कंट्री है, उसने 24 जून को जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है यानी कि PMC है, वो कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया है डेवलपमेंट 500 मेगावाट का जो सोलर पार्क बनाने जा रही है माली, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है NTPC लिमिटेड को, फॉर्मली नोन एज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसको NTPC के नाम से जाना जाता था। तो क्या है, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, जो माली ने 500 मेगावाट का जो सोलर पार्क माली बनाने जा रहा है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अपनी इंडिया की जो NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसको दिया गया है। इन द इवेंट चेयर्ड बाय RK सिंह, तो RK सिंह के द्वारा ये किया गया था, इवेंट चेयर किया गया था। इवेंट के हेड कौन थे, RK सिंह थे। तो कौन है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस सिकोऊ का से। तो ये क्या है कि मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एंड पावर हैं, पावर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर है, कौन है, जो हमारे एक तरह से RK सिंह है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम में, तो उसके हेड है, प्रेसिडेंट है सेकोऊ कासे, और जो एम्बेसडर है माली के, उन तीनों ने क्या किया, इसको लॉन्च किया, एक तरह से इसको इनोग्रेट किया है, जो एक तरह से जो क्या है NTPC को जो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो अवार्ड हैंडेड द अवार्ड लेटर टू गुरदीप सिंह CMD ऑफ NTPC।
तो इन तीनों ने मिलकर के जो एक तरह से इसको लॉन्च किया है कि भी ये प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हम देंगे एनटीपीसी को। तो उसको जो अवार्ड लेटर है उसको दे दिया गया है गुरदीप सिंह जो CMD हैं, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एनटीपीसी के। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानते हैं। डायरेक्टर जनरल हैं उपेंद्र त्रिपाठी, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, और एनटीपीसी का चेयरमैन MD है गुरदीप सिंह, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो ये था जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस और एनटीपीसी के बारे में नॉलेज। तो नेक्स्ट है रिपब्लिक ऑफ माली। रिपब्लिक ऑफ माली का कैपिटल कौन है? बामाको है, और प्रेसिडेंट है इब्राहिम बoubacar केटिया, और प्राइम मिनिस्टर हैं बोबोऊ सीसे, और करेंसी कहाँ की CFA है, यानी कि कॉमनवेल्थ फाइनेंस अफ्रीकन फ्रैंक। तो ये CFA फ्रैंक इसको कहते हैं पूरी एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में। तो CFA फ्रैंक क्या है? माली की जो एक तरह से क्या है करेंसी है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है रेजिग्नेशन से रिलेटेड न्यूज़। तो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को अमंग द 50 एम्बेसडर्स फॉर 45th एडिशन ऑफ TIFF। तो TIFF का जो 50th एडिशन अभी चल रहा है, तो उसके 45th एडिशन चल रहा है, तो उसमें क्या है 50 एम्बेसडर बनाए गए हैं उसको TIFF के। तो उसमें से प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप भी क्या हैं, उनमें से 50 जो एम्बेसडर हैं उनमें से एक हैं। तो एक्टर है प्रियंका चोपड़ा और फिल्म मेकर हैं अनुराग कश्यप। तो इनको 50 जो एम्बेसडर बनाए गए हैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020, तो उसका क्या बनाया गया है? एम्बेसडर बनाया गया। तो ये 45th एडिशन है इसका, और ये क्या होगा? वर्चुअली हेल्ड किया जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है? दिस फेस्टिवल विल टेक प्लेस फ्रॉम सितंबर 10 से लेकर के 19 के बीच में होगा, विद फिजिकल स्क्रीनिंग्स एंड ड्राइव इंस, डिजिटल स्क्रीनिंग्स, वर्चुअल एंड रेड कारपेट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड स्ट्रीट टॉक्स। तो ये 10 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर 2020 के बीच में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसमें जैसे रेड कारपेट हो गया, स्क्रीन वर्चुअल स्क्रीनिंग होगी, डिजिटल स्क्रीनिंग होगी। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो प्रोग्राम है एक तरह से जो फेस्टिवल है वो पूरा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम TIFF विल लॉन्च ए डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये पहली बार हुआ है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं, क्योंकि कोरोना वायरस है। तो एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारी चीज़ों को डिजिटली क्या कर लिया गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया जा रहा है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली बार लॉन्च किया गया फेस्टिवल के लिए, ऑफरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू कनेक्ट विद ऑडियंस बियॉन्ड टोरंटो। तो इसलिए क्या होगा कि जो टोरंटो है, टोरंटो से ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इसको क्या किया जाएगा, जो ऑडियंस है वहाँ तक इसको कनेक्ट किया जा सकेगा, क्योंकि डिजिटल है तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इसको कनेक्ट किया जा सकेगा। और अब TIFF के बारे में जानते हैं। हेडक्वार्टर इसका टोरंटो कनाडा में। तो क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, तो ये कनाडा में है, टोरंटो जगह है वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। जो इसके हेड हैं एक तरह से आर्टिस्टिक हेड डायरेक्टर और को हेड है कैमरून बेली, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हेड है जो जोआना विसेंटे हैं। तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हेड है। नेक्स्ट न्यूज़ है फॉर्मर इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट जो कैप्टन रह चुकी हैं क्लेयर कॉनोर, वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई है। जो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब है उसको 233 साल में पहली कोई महिला क्या बनी है, इसकी प्रेसिडेंट बनी है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला कोई प्रेसिडेंट बनाई है मैरीलेबोन जो क्रिकेट क्लब है उसकी। तो ये फॉर्मर इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट कैप्टन है क्लेयर कॉनोर, ये 43 साल की है, ऑलराउंडर है, बिकम्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। जो MCC है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब है, जो ये 233 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि फीमेल को किसी को प्रेसिडेंट बनाया गया है। हर टेन्योर विल बिगिन ऑन 1 अक्टूबर को इनका टेन्योर शुरू होगा 2021 से, और विल एंड ऑन सितंबर 30, 2022। तो ये तकरीबन 1 साल का इनका क्या रहेगा, कार्यकाल रहेगा 1 अक्टूबर 2021 से लेकर के 30 सितंबर 2022 तक। तो सी विल सक्सीड कुमार संगकारा। तो अभी कुमार संगकारा चल रहे हैं जो इसके प्रेसिडेंट है। सी इज करंट हेड ऑफ वुमेन क्रिकेट इन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड सिंस 2007। तो 2007 से लेकर के अभी ये क्या है, इंग्लैंड एंड वेल्स जो क्रिकेट क्लब है उसकी क्या है, वुमेन क्रिकेट की हेड है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर भी। तो नेक्स्ट पेज में क्या है, MCC का हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है। नेक्स्ट न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्थ मिनिस्टर है, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने और इंडियन रेड क्रॉस ने जॉइंटली क्या किया, लॉन्च किया E-ब्लड सर्विसेज, एक ऐप लॉन्च की है टू ऑर्डर ब्लड। तो ब्लड ऑर्डर किया जा सके, भी कहीं जरूरत है किसी को तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये रेड क्रॉस की और इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की क्या है, एक इनिशिएटिव है नया। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने लॉन्च किया है E-ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप, अंडर विच नीडी पीपल कैन डिमांड और ऑर्डर अप टू 4 यूनिट ऑफ ब्लड। तो जो अगर किसी को ज़रूरत है तो 4 यूनिट तक ब्लड क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं या डिमांड कर सकते हैं। एंड द ब्लड बैंक्स विल वेट फॉर देम फॉर 12 आवर्स। तो 12 घंटे तक का इसमें क्या है, इंतजार करना पड़ेगा, और 12 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या दे दिया जाएगा, जो 4 यूनिट ऑफ ब्लड है, तो 4 यूनिट ब्लड तक क्या है वो ऑर्डर कर सकते हैं कोई भी, अगर मान लो किसी को ज़रूरत है।
तो ये नया इनिशिएटिव लिया गया है। तो मोबाइल ऐप इसमें जो बनाई गई है डेवलप्ड बाय रक्त कोष टीम ऑफ सीडैक। तो सीडैक क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, तो सीडैक है, इसने ये लॉन्च डेवलप की है। रक्त कोष जो है एक तरह से इसके अंदर जो टीम आती है सीडैक के अंदर, तो उसने ये मोबाइल ऐप डाउनलोड क्या है डेवलप की है। जो सीडैक है ये इंडिया की एक कंपनी है, इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का एक इनिशिएटिव है विद द एम ऑफ सेफ ब्लड सेव लाइव्स। तो सेफ ब्लड सेव लाइव्स क्या है, इसका एम है। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का ये हमने पिछले जो लास्ट वीक के करंट अफेयर में पढ़ा था कि जो ब्लड डे था, वर्ल्ड ब्लड डे, उसकी थीम क्या थी, सेफ ब्लड सेव लाइव्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इसके अश्विनी कुमार चौबे, और मिनिस्टर है इसके जो डॉक्टर हर्षवर्धन है। रेड क्रॉस सोसाइटी जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है बेंगलुरु की जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बिकम्स फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू गेट AWMS एट बोथ एंड्स ऑफ रनवे। तो इसको जो दोनों एंड के जो रनवे के दोनों एंड है उस पर AWMS जो प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया पूरे इंडिया में, वो है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु का, यानी कि KIAB के नाम से जानते हैं, BLR एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये पहला पूरे इंडिया में एयरपोर्ट बन चुका है। जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड जो एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो कि दोनों एंड पे लगाया जाएगा, जो रनवे है उसके दोनों एंड पे ये जो सिस्टम है एक तरह से लगाया जाएगा, ताकि जो मौसम की निगरानी की जा सके एक तरह से। तो जो सेटअप किया गया है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा, टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है बेंगलुरु बेस्ड एक CSI नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज है। तो ये नल नाम से क्या है, एक जो CSI का इनिशिएटिव है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड के डेवलप की गई है इसके द्वारा। तो जो नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी है उसके द्वारा ये डेवलप की गई है। जो एडिशनल इसके अलावा जो AWMS के अलावा BIEL आल्सो हैज इंस्टॉल्ड 4 जो दृष्टि ट्रांसमीटर्स हैं, ट्रांजिशन मीटर्स हैं, वो ताकि जो मेजर्स हैं रनवे विजिबिलिटी रेंज, तो उसको मेजर करने के लिए 4 क्या गए हैं दृष्टि ट्रांसमिशनोमीटर जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। तो नल के बारे में जान लेते हैं। नल का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु इंडिया में, और डायरेक्टर हैं इसके जितेंद्र जे जाधव। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इंडिया टू बी वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू यूज़ ड्रोन माउंटेड ULV स्प्रेयर फॉर लोकस्ट कंट्रोल। तो लोकस्ट यानी कि जो अभी टिड्डे चल रहे हैं, तो उनके कंट्रोल के लिए इंडिया ने पहली बार क्या किया है, एक ड्रोन के माउंटेड ULV स्प्रेयर है उसका यूज़ करने वाला पूरी दुनिया में पहला कंट्री बन गया है इंडिया। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स, तो इन्हें वेलफेयर जो DAC एंड FW है, यानी फार्मर्स वेलफेयर के जो एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, तो उसने एक डेवलप किया इनिशिएटिव किया है, डेवलप किया है व्हीकल माउंटेड अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्पेयर है, जो लोकस्ट कंट्रोल में क्या करेगा, सहायता करेगा टू रिड्यूस द लिमिटेशन ऑफ इंपोर्टिंग कंपोनेंट। तो ताकि मतलब बाहर से भी सामान वगैरह ना मंगवाना पड़े, तो इसलिए इंडिजिनियसली यानी कि इंडिया में इसको डेवलप किया गया है। तो इसमें क्या गया, इंडिया टू बी फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंट्रोल डेजर्ट्स लोकस्ट यूजिंग ड्रोन्स। तो ड्रोन की सहायता से पहला कंट्री बन गया है कि जो ड्रोन की सहायता से क्या करेगा, लोकस्ट का इस तरह से क्या करेगा, उसको खत्म करेगा, उसके ऊपर कंट्रोल करेगा, जो टिड्डे हैं उनको खत्म करेगा। तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कौन है, मिनिस्टर इसके यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसके पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी। तो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के जो कौन है, एक तरह से हेड, उसके हेड कौन है, जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी। तो सिविल एविएशन का यूज यहाँ पे कहाँ पे आ गया, जो ड्रोन्स वगैरह वो किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत आते हैं। ड्रोन्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, जो भी हेलीकॉप्टर वगैरह सभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज के रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डेज क्या है कि जो आज 26 जून है, उसमें क्या है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिक। तो इलिसिट ट्रैफिक और ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ ये क्या है, आज का जो डे है वो मनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो 2000 यहाँ पे 2020 आएगा, 2019 गलती से लिखा गया। तो एवरी ईयर जो 26 जून को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट जो ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिक है वो सेलिब्रेट किया जाता है। करंट ईयर की थीम क्या है, हेल्थ फॉर जस्टिस, जस्टिस इज हेल्थ है, तो ये इस साल की थीम है। और विच एम्फसाइज ऑन द फिलोसफी ऑफ जस्टिस एंड हेल्थ आर टू साइड ऑफ कॉइन, यानी कि जो जस्टिस है यानी कि न्याय है और हेल्थ है वो एक ही जो सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसमें ये बताया गया है। तो डिसीजन टू मार्क द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज वाज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग वाज टेकन ऑन 7 दिसंबर 1987 को डिसीजन लिया गया था, जो 42/112 रिजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो उसके थ्रू ये डिसीजन लिया गया था कि 7 दिसंबर 1987 को, तो कि 26 जून को क्या मनाया जाएगा, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट
ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ये मनाया जाएगा। तो की ऑब्जेक्टिव क्या है इस असेंबली का कि टू स्ट्रेंथन ग्लोबल एक्शन एंड कोऑपरेशन इन मेकिंग इंटरनेशनल सोसाइटी फ्री ऑफ ड्रग। तो क्या, ताकि जो ड्रग एब्यूज़ है उससे जो इंटरनेशनल सोसाइटी पूरे वर्ल्ड को क्या किया जा सके, फ्री किया जा सके, तो इसके लिए ये डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट आज का डे है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स एंड टॉर्चर। तो टॉर्चर वगैरह के जो विक्टिम्स हैं उनको, उनके सपोर्ट में ये डे मनाया जाता है। तो 26 जून को ये डे इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स एंड टॉर्चर इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जून। तो हर साल ये मनाया जाता है तो ताकि अवेयरनेस रेज की जा सके पीपल के, जो उन लोगों के लिए, ताकि जो क्या है ह्यूमन टॉर्चर का क्या है शिकार होते हैं, दैट इट इज़ नॉट अनएक्सेप्टेबल बट इट इज़ आल्सो ए क्राइम। तो ये क्राइम भी है और अनएक्सेप्टेबल का मतलब ये कोई ये नहीं है कि भी इसको बर्दाश्त किया जा सकता है, कोई भी टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसके खिलाफ क्या, इसलिए ये डे मनाया जाता है। तो यूएन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर ऑन 26 जून 1997 में ये इसको क्या है स्टार्ट किया गया था। और इसका मेन एम क्या है, तो ताकि जो टोटली इरेडिकेट था टॉर्चर। तो टॉर्चर है जो किसी भी प्राणी का, किसी भी एक तरह से जीव जंतु का या फिर इंसान का भी क्या है टॉर्चर जो वो ना हो, और इसके लिए क्या है किया जाता है, ये डे मनाया जाता है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज़ क्या है, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। तो जो मतलब क्या है गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को एक तरह से क्या किया, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम क्या है लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री जो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने उसको लॉन्च किया है। तो दिस स्कीम इज ए पार्ट ऑफ स्टेट्स एफर्ट टू फाइट मेल न्यूट्रिशन एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। तो यानी कि जो एक तरह से कुपोषण है और मातृ मृत्यु दर है उससे लड़ने के लिए एक नया प्रयास है जो वहाँ की गवर्नमेंट है, त्रिपुरा गवर्नमेंट, उसका एक प्रयास है। तो स्कीम विल बी इन एडिशन टू द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंडर विच 5,000 each was given to 58996 बेनिफिशरीज आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड। तो ये एक स्कीम है जो प्रधानमंत्री की द्वारा लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें 5,000 जो दिए जाते हैं, 58,996 बेनिफिशरीज को अभी तक दिया जा चुका है उनके पहले बच्चे के जन्म के बाद। तो इसी को एडिशन में क्या किया गया है, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अपनी भी स्कीम लॉन्च की है जो मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम है। इसमें कह रहा है कि त्रिपुरा का जो नेशनल पार्क है, त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। नेशनल पार्क है क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क और बाइसन नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी हैं, सेफा हिजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुछ जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो त्रिपुरा में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने लॉन्च किया वाईएसआर कपू नेस्टम स्कीम फॉर वुमेन ऑफ कपू। तो कपू के वुमेन के लिए कौन है, कपू जो लॉन्च की स्कीम की है कपू नेस्टम स्कीम। तो ये कह रहे कि फाइनेंशियल सपोर्ट देगी 75,000 रुपये तक की अमाउंट की, 15,000 पर एनम के हिसाब से टू वुमेन ऑफ कपू कम्युनिटी। तो कपू कम्युनिटी, कपू समुदाय की जो वुमेन्स है उनको 75,000 रुपये दिए जाएंगे फाइनेंशियल एड के तौर पर। तो ये 15,000 हर साल के तौर पर क्या दिए जाएंगे, ये जो एड है वो दी जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री जो जगन मोहन रेड्डी है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फाइनेंशियली एम्पावर कपू वुमेन को एम्पावर करने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया बाय फाइनेंसिंग देयर लाइवलीहुड एंड लिविंग स्टैंडर्ड विद फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ताकि मतलब जो वित्तीय सहायता दे करके उनकी जो लिवलीहुड है और उनका जो मतलब जीवन है, लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसको इम्प्रूव किया जा सके ताकि वो भी अच्छे से जीवन यापन कर सकें। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद और चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी। कपू कॉरपोरेशन के चेयरमैन और एमएलए कौन है, जे राजा है। तो आज की लास्ट न्यूज़ है। लास्ट न्यूज़ क्या है कि आज की लास्ट न्यूज़ में ये है कि महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के जो करंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं संजय कुमार, उनको चीफ सेक्रेटरी की जो है मतलब एक तरह से प्रमोशन दे दिया गया है। पहले क्या थे, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, तो अभी उनको क्या बना दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है। तो 25 जून को महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है करंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार है चीफ सेक्रेटरी। ही विल टेक चार्ज फ्रॉम 1 जुलाई से क्या होगा, ये अपना जो चार्ज है वो लेंगे। ही विल सक्सीड अजय मेहता। तो अजय मेहता पहले अभी क्या है, अभी चीफ सेक्रेटरी चल रहे हैं और 1 जुलाई से कौन हो जाएंगे, जो संजय कुमार हैं। तो वो विल रिटायर ऑन 30 जून को जो एक तरह से अजय मेहता है वो रिटायर हो रहे हैं। तो अजय मेहता हैज़ बीन नेम्ड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर। तो उनको क्या बना दिया गया, अभी जो रिटायर होने वाले हैं तो प्रिंसिपल एडवाइजर बना दिया गया है चीफ मिनिस्टर का। तो उद्धव ठाकरे जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं जो महाराष्ट्र के,
और विल टेक दिस पोजीशन ऑन जुलाई 1। तो क्या है 1 जुलाई को क्या होगा, ये यहाँ से तो रिटायर हो जाएंगे 30 जून को, और 1 जुलाई को क्या इसका क्या पोस्ट मिल जाएगी इनको, प्रिंसिपल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर सीएम उद्धव ठाकरे। तो सीएम उद्धव ठाकरे को की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइजर है उसकी पोस्ट पर इनको नियुक्त कर दिया जाएगा। तो संजय कुमार विल होल्ड द पोस्ट ऑफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन हाउसिंग डिपार्टमेंट टिल द हिज टर्म एंड ऑन फरवरी 28, 2021। तो ये जो क्या है कि मतलब चीफ सेक्रेटरी तो रहेंगे, उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी इन हाउसिंग डिपार्टमेंट में भी क्या रहेंगे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहेंगे जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है। इसके जो इनके एंड टर्म तक, जब 28 जो फरवरी 2021 तक इनका टर्म है, तो तब तक ये क्या रहेंगे, इसके साथ साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी रहेंगे हाउसिंग डिपार्टमेंट में। ही आल्सो होल्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ होम डिपार्टमेंट। तो इनके पास क्या है, होम डिपार्टमेंट का भी एडिशनल चार्ज है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसके महाराष्ट्र के बारे में जानते, कैपिटल है मुंबई और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। तो आज के करंट अफेयर में ये सिर्फ इतना ही। कल हम नेक्स्ट जो डे है यानी 27 जून का पढ़ने वाले हैं, करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल पर आपको पॉलिटी की, मैथ की और अभी क्या है जो करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज आपको डेली मिल रही है। और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि मंडे से आपको नया बैच स्टार्ट किया जा सके। उसकी अनाउंसमेंट आपको आज या कल में दे दी जाएगी कि उसमें क्या है, रीजनिंग का, ज्योग्राफी का, मैथ का नहीं, फिजिक्स का, और एक और नया सब्जेक्ट केमिस्ट्री, उसको जोड़ दिया जा रहा है। और अगर हो पॉसिबल हुआ तो 1-2 सब्जेक्ट और जोड़ दिया जाएगा। तो नए टीचर्स हम लेकर आ रहे हैं, तो उसमें क्या है आपके लिए फ़ायदा है। इसमें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने को मिल जाएंगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप तक नहीं किया है आपने, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी इसको कर सकें, पढ़ सकें, और जो करंट अफेयर की नॉलेज अपनी उसको इंक्रीज कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच।